ठीक है। नेक्स्ट आओ रेगुलेटरी रोल में, फटाफट मार्क कर लो। लेस डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेस डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके अंतर्गत प्राइवेट बिजनेसेस मस्ट फंक्शन। ऑन्टरप्रिनर रोल में आ जाओ। ऑन्टरप्रिनर रोल में क्या है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का वो ओनरशिप रखता है एंड मैनेजमेंट रखता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का वो ओनरशिप रखेगा एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज हो गया। क्लियर था यहां तक? बताओ, पहले गवर्नमेंट का इज्जत था ज्यादा कि कम था? पहले कम था, अब काफी इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट निभाना। ठीक है ना? चलो ओके। अब आओ मेन क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। आप रोल ऑफ स्टेट इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां से स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आता है। स्टैंड अलोन मतलब क्या हो गया कि पकड़ लो इसके बारे में तुमसे पूछ लेगा। चाहो तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि चार रोल बताओ हमारे स्टेट का इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 7 या 8 मार्क्स। तो स्टैंड अलोन भी पूछ सकता है 2-3 मार्क्स में कि इसके बारे में बताओ। या तो कोई भी चार, या तो उन लोग खुद अपना पसंद करके तुमको 3-4 नाम बोलेगा, उसके बारे में तुम बताओ। कम से कम इसमें 10-15 रोल्स है। कम से कम 10-15 रोल्स है इसमें। 15 रोल्स आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना। आ जाओ ओके। पहले मैं सारे बोल्ड पॉइंट्स पढ़ूंगा। प्रमोटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। टेल मी व्हाट इज द सेकंड नेम फॉर कैपिटल फॉर्मेशन? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों अलग अलग होता है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बाद आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, नेक्स्ट क्या सेक्टर होगा? सर्विस सेक्टर। इकोसिस्टम थोड़ी ना आएगा इस। टर्शरी सेक्टर, दैट इज द सर्विस सेक्टर, दैट इज ट्रेड। तो तीनों सेक्टर्स आजू बाजू आ गया। ठीक है ना? सबको डेवलप करता है गवर्नमेंट। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट, चेंजेस इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक मतलब तुम्हारा सोच, तुम्हारा मेंटालिटी। ठीक है ना? रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, इसमें भी हेल्प करता है गवर्नमेंट। नेक्स्ट, बढ़िया बढ़िया एकदम लबालब बैंकिंग सिस्टम तैयार करता है हमारा गवर्नमेंट। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे बूढ़े हो जाओ, रिटायर्ड हो जाओ, तो 60 के बाद तुमको पेंशन मिलेगा। तुम्हारा इंश्योरेंस करा के रखता है गवर्नमेंट। तो ये सारा चीज होता है। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग प्लानिंग एंड हेल्थ में भी फोकस करता है गवर्नमेंट। ऊपर अपने एजुकेशन का बात किए थे ना? ऊपर एजुकेशन कहाँ गया? वो अभी आएगा, इसके बाद आएगा। हाँ, एजुकेशनल फैसिलिटीज में भी हेल्प करेगा अपने को। बेटर वर्क कंडीशंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़िया करता है। अब प्रणय प्रणव सोच रहा है ये ऐसे कैसे है? ये बनाए नहीं ना अभी तक आप। आ जाओ। तो टेंशन लेना नहीं। तुम लोग सोचेगा इसका नेमोनिक क्यों नहीं दी है? इसका नेमोनिक देना बकवास होता है। इसका नेमोनिक कोई काम का नहीं होता। समझ रहा तुम लोग ना? 15 ठोका क्या तुम लोग याद रखेगा, और उसमें से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आता है। और तुम लोग को याद भी रहेगा ऑलरेडी। एग्रीकल्चर था, एजुकेशन था, हेल्थ था, इंडस्ट्री था, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ आ जाएगा। 15 में तो 5 तो याद आए, ऐसे ही आ जाएगा तुम लोग को। आओ फटाफट ध्यान देते हैं। प्रमोटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। ओके। हाँ, क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सबसे मेन याद है क्या था? सेविंग्स। हाउस होल्ड सेविंग्स। सेविंग्स ही कन्वर्ट होता है बाद में कैपिटल फॉर्मेशन में। ठीक है ना? तो हाउस होल्ड सेविंग्स एकदम लो लेवल में होता है। कौन से कंट्रीज में लो लेवल में होता है बच्चों? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। याद रखो, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, थिंक ऑफ इट एज अंडर डेवलप्ड। ठीक है ना? हाउस होल्ड सेविंग्स लो लेवल में है। साथ ही साथ जो रिच क्लास है, रिच क्लास है, उसका कंजम्पशन एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी होता है। रिच क्लास का भयंकर कंजम्पशन है और भयंकर वेस्ट जनरेट करता है। ठीक है? तो स्टार्क रियलिटी देखो।
जहां गरीब लोग हाउस होल्ड सेविंग नहीं कर पा रहे और अमीर लोग यहां वेस्ट कर रहा है, पूरा एकदम ऑपोजिट है ये चीज, ठीक है ना। तो वी डिपेंड प्राइमरीली ऑन द गवर्नमेंट, वी डिपेंड प्राइमरीली ऑन द गवर्नमेंट टू मोबिलाइज डोमेस्टिक रिसोर्सेस। तो गवर्नमेंट ही हेल्प कर सकता है अपने को। गवर्नमेंट ही क्या है, गरीबों से पैसा, सॉरी अमीरों से पैसा लेकर, इमेजिन करो, गरीबों से पैसा लेकर सच बोल दी है। गरीबों से पैसा लेकर अमीरों को दे देना है, हाँ। तो गवर्नमेंट क्या करता है, अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांट देता और ये अमीर गरीब है। है। गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लगाता है, इसको गोल करना होगा। गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लगाता है रिच पीपल के ऊपर, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाता है लग्जरी आइटम्स के ऊपर। तुम लोग पढ़ोगे इसी चैप्टर में कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बस अभी के लिए बता देते हैं, डायरेक्ट टैक्स आदमियों पे लगता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स सामानों पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है ना। क्लियर, बाकी डिटेल में अपने आगे देखेंगे। आदमी पे लगता है ये चाहिए, हाँ, इंसानों का बिल ले लिया बेची। बाप रे बाप। जैसे क्या होता है ना इसमें, ये सारे अमीर लोग हैं और ये सारे गरीब लोग हैं। क्या करेगा गवर्नमेंट, गरीबों से लेके देगा, अपने को देगा। गवर्नमेंट ये पूरा रुपया ले लेगा अमीरों से, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, टैक्सेस, और वही न्योछावर कर देगा किसके ऊपर, सॉरी, गरीबों को। अपने ऊपर। थोड़ा सा अपने ऊपर करेगा वो, कुछ एक आध करोड़ अपने ऊपर करेगा, और फिर स्कीम्स के थ्रू वो गरीबों में दान कर देगा। जैसे मिड डे मील स्कीम होता है, बहुत सारे स्कीम्स तुम लोग 11 में जानोगे ये चीज। प्रधानमंत्री का स्कीम जो आता है, सर ये लोग का भी कुछ हेल्प करते हैं क्या? ये जो हाई इनकम वाला लोग है, ये लोग का भी कोई हेल्प? आज तक इन लोग का कौन हेल्प करेगा, ये लोग से टैक्स में तो कुछ मतलब करता नहीं है। नहीं कुछ नहीं करेंगे, लोग तो बहुत कमा रहे हैं ऐसे भी। को जेल में देकर इन लोग ऐसे ही कमा रहे हैं ऑलरेडी बहुत, इन लोगों का सारा पैसा तो काला पैसा है, तो थोड़ा दे दो गवर्नमेंट को, ठीक है। आज देखो, तुम मेहनत से 1 लाख रुपया कमाएगा ना, तुमको चुभेगा देने में, और तुम ऐसे ही बैठे बैठे 1 लाख रुपया कमा ले रहा है तो उसका इज्जत नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। ले भाई गवर्नमेंट, तुम भी 50,000 ले ले मेरे से। नेक्स्ट, इन लोग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज पे ध्यान देता है। बाय द वे कौन सा किसका था, सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी फिस्कल। यस, सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी। तो यहां मॉनेटरी पॉलिसी का बात क्यों कर रहे हैं, तो आरबीआई भी गवर्नमेंट है। यस, आरबीआई है भी तो गवर्नमेंट का ही भैया, जैसे बाकी आईआरडीएआई सेबी भी सब गवर्नमेंट का है, सब गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। क्लियर है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। यहां मेन मेन चीज क्या है, अगर हाउस होल्ड के पास ही पैसा होता ना तो बैंक में वो जमा कर देते, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता। पर क्योंकि हाउस होल्ड के पास पैसा नहीं है, तो किसको स्टेप इन करना पड़ रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को सारा पैसा लेना पड़ रहा है अमीरों से, और वो देना पड़ रहा है कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो बेसिकली इधर टैक्स का बात कर रहे हैं ना। हाँ, टैक्स का बात भी आ रहा है और नीचे फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी का बात भी आ रहा है। बोलो, पॉलिसी का मतलब क्या था? सब आगे देखेंगे हम लोग, सब इसके बाद आएगा वो सब चीज। बस अभी याद रखो, फिस्कल इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी इज बाय द सेंट्रल बैंक। अब तुम पूछा तो चीज बता देते हम, फिस्कल का एक निमोनिक है रेड, फिस्कल का पॉलिसी है रेड। आर का मतलब रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू कमाता है किसके थ्रू, टैक्सेस के थ्रू। ई का मतलब एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा करता है एक्सपेंडिचर। और डी का मतलब डेट, गवर्नमेंट बहुत काम लोन लेकर भी करता है। तो कोई भी पूछे फिस्कल का मतलब क्या, सीधे क्या निमोनिक चेप देंगे अपने, लाल, लल्लू लाल बना देंगे एकदम, रेड। रेड का मतलब समझ में आ गया, आगे देखोगे जब पढ़ाएंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों पॉइंट्स मोटा मोटी कॉमन है। सोशल जहां भी पढ़ो समझना, इट्स अबाउट एजुकेशन एंड हेल्थ। बोलो, इट्स अबाउट व्हाट, एजुकेशन एंड हेल्थ। बाकी सारा चीज किस में आ जाएगा तुम्हारा, इकोनॉमिक।
ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक पावर, गैस, सब आ जाएगा तुम्हारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। आओ, हाँ, इकोनॉमिक ओवरहेड्स भी बोलते हैं इसको अपने। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरहेड्स। क्या क्या आएगा इसमें? रेलवेज, रोड्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इरिगेशन, सब आ गया इसमें। इंडिया में क्या है? हाँ, आ जाओ। एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है लोगों को, मटेरियल्स को, फिनिश्ड गुड्स को। ये तो पता ही है अपने को। ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसको किसको यहां से वहां ढकेलेगा? लोगों को, रॉ मटेरियल्स को टुवर्ड्स द फैक्ट्री, एंड फैक्ट्री से किस चीज को? फिनिश्ड गुड्स को। उसके लिए अपने को अच्छा डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। नेक्स्ट, वी वांट अ वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि प्रोवाइड करेगा नेसेसरी इंफॉर्मेशन, एकदम रियल टाइम में अपने को इंफॉर्मेशन देगा। जैसे अभी अपना इंटरनेट का एरा है, आफ्टर जियो, सब मस्ती से जी रहे हैं। नेक्स्ट, पावर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज भी चाहिए एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ऑफ कोर्स, इरिगेशन किसको डेवलप कर रहा है? एग्रीकल्चर को। एंड पावर, दोनों को। आपको पावर तो हर जगह चाहिए तुमको। इलेक्ट्रिसिटी इज एवरीवेयर नीडेड। चलो ओके, तो अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कमाने का साधन नहीं है। जैसे बताए ना, रोड बना दिया गवर्नमेंट, तो कमाई तो कुछ होगा नहीं। वो हाईवेज में है, वो अलग चीज हो गया, उसमें भी अपने आएंगे। पर नॉर्मली जो ड्रेनेज सब बनता है, जो पानी हमारे घर तक आता है, रोड्स हो गया, ये सब में कोई कमाई नहीं है। और ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, मतलब इतना भयंकर भयंकर रुपया लगता है इसमें। आज अपना ये जो बांगुड़ का ब्रिज है ना, देखा है तुम लोग? ये इसको लंदन ब्रिज बोलते हैं बहुत लोग। हाँ हाँ अच्छा वो वाला हाँ वो ब्रिज का प्राइस था 2 करोड़ रुपीस। जस्ट वो इतना छोटा सा ब्रिज का 2 करोड़ रुपया था। कब बना वो भी 10-15 साल पहले बना था ये। 2 करोड़ रुपया लगा था उतना सा का। तो इतना बड़ा बड़ा लेवल में काम होता है, तो कितना फंड चाहिए ये सब के लिए? सब पता है मेरे को। सब पता है बाबू, बहुत बांगुर से ध्यान रखे हुए, एकदम पूरा कनेक्टेड है। मेरे को ये भी पता है कब कब कहां क्या नाला बना था। पहले बहुत पानी पड़ता था ना बांगुर में, फिर बड़ा बड़ा एकदम, मतलब कैसे बताए, छोड़ो। बहुत बड़ा बड़ा नाला घुसाया गया, हर एक रोड को खोद खोद के। उस समय हम क्लास 9-10 में थे। ठीक है, आओ। तो ये सब बनाने के लिए ह्यूज डोज ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ह्यूज डोज ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और तो और, जो बेनिफिट्स है, अक्रू ओनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। बेनिफिट्स मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट्स। तुम इन्वेस्टमेंट कर देते हो, इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं हम लोग? बाद में रिकवर ताकि रिटर्न मिले, प्रॉफिट्स मिले। पर तुम यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दोगे, रिटर्न्स या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। और अगर मिलता भी है तो कब मिलेगा? बहुत टाइम का। तुम अपना कैपिटल रिकवर नहीं कर पाओगे, तुम क्या प्रॉफिट कमाओगे उसमें से? जैसे बहुत बड़ा बड़ा लोग जो क्या है ना, बड़ा बड़ा क्लब्स खोलता है, माने 50 लाख 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके क्लब्स खोलता है। उन लोग पहला 1-2 साल तो प्रॉफिट में जाता ही नहीं है। पहला 1-2 साल उन लोग जो भी कमाता है ना, सब वो कैपिटल को रिकवर करने में निकल जाता है, सैलरी पे करने में, इलेक्ट्रिसिटी पे करने में निकल जाता है। उसके बाद से कमाना स्टार्ट करता है। सोचो 1-2 साल का वहां पे, इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। सुना तुम लोग? जेस्टेशन पीरियड लिख लो। हाँ, जेस्टेशन पीरियड। वेटिंग पीरियड थोड़ा इनकम्प्लीट हो जाता है। या तुमको बोलना पड़ेगा वेटिंग पीरियड फॉर प्रॉफिट्स, या तुम सीधे क्या बोलेगा? जेस्टेशन पीरियड। तुम कुछ पूछ रहा था, कुछ बोल रहा था क्या तुम? आओ, नेक्स्ट। प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन सच फील्ड्स, ऑफ कोर्स। क्यों लॉस खाएगा वो? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट है इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जब देश बन रहा होता है। अब बात आता है आजकल के दिनों का। आजकल एक ट्रिपल पी कॉन्सेप्ट निकला है। एनीबॉडी नोज द फुल फॉर्म?
पब्लिक प्राइवेट ऐसा कुछ, वेरी गुड। पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनर। पार्टनरशिप, वाह, ओह, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट हाथ मिलाता है प्राइवेट फर्म से कि आधा रुपया हम देंगे, आधा रुपया आप दो, अपने हाईवे बनाते हैं। हाईवे में फिर भी इंटरेस्टेड होता है प्राइवेट पार्टीज, क्यों? टोल टैक्स की वजह से। क्योंकि वहां बस बना दिया ऐसे आजू बाजू का रोड, वैसा नहीं है, वहां पे प्रॉपर टोल मिलता है। हर दिन लाखों 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 व्हीकल्स क्रॉस करते, कितना रुपया कमा सकता है इन लोग? तो वहां पे फिर भी दे आर इंटरेस्टेड। हम बता रहे हैं इस चैप्टर में जो भी गवर्नमेंट का रोल है, सब समझना किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी कब का? इनिशियल स्टेजेस। ठीक है ना? उस हिसाब से पढ़ो ये चैप्टर। आरुष क्लियर है? प्रणव, प्रणय, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं भैया डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसको सोशल ओवरहेड्स भी बोलते हैं। यहां मेनली क्या क्या आता है अपना? एजुकेशन एंड हेल्थ। मेनली यहां पे आएगा एजुकेशन एंड हेल्थ। एनवायरमेंट का बात भी होगा, सैनिटरी कंडीशंस का बात भी। व्हाट इज सैनिटरी कंडीशन? कोई हाइजीन के लिए नाला वाला नहीं, नाला वो नहीं, वो ड्रेनेज हो जाएगा। सैनिटरी मतलब समझ लो कि क्लीन पानी जो घर तक आता है। यहां आने का बात हो रहा है, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में है जाने का बात हो रहा था, नाला वाला के थ्रू। यहां पाइप्स का बात हो रहा है, वहां नाला का बात हो रहा था। ठीक है, आओ। ये सारी चीजें इंफ्लुएंस करती है लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ द पीपल। बोथ आर डिफरेंट। लिविंग एंड वर्किंग समझ में आ गया? लिविंग तुम अपने घर में करते हो और वर्किंग तुम बाहर में करते हो, तो दोनों के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट है। अब दोनों मिला के भी होता है। लिविंग प्लस वर्किंग, लिव वर्क। आ जाओ। इनका हाई सोशल वैल्यू होता है। हाई सोशल वैल्यू समझ में आ गया ना? मतलब ये क्या है? ये इंडिविजुअल को तो बेनिफिट पहुंचाता ही है, साथ में सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाएगा। आज एजुकेशन तुम लोग पढ़ लिख लेगा तो तुम लोग अपने काम तो आएगा ही, साथ में अपने पेरेंट्स के काम आएगा, साथ में सोसाइटी के भी काम आएगा। वेन एवर यू विल कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग टू द सोसाइटी। सेम फॉर हेल्दी, है ना? हेल्दी रहोगे तो काम ज्यादा कर पाओगे बाद में, हेल्दी नहीं रहोगे तो दिन भर घर में पड़े रहोगे, एकदम टायर्ड, अनएम्प्लॉयड। समझ में आ रहा है ना? वो चीज है। इट हैज अ हाई सोशल वैल्यू। एक होता है प्राइवेट वैल्यू, एक होता है सोशल वैल्यू। आज पकड़ लो हम एक प्ले स्टेशन खरीद लिए, तो उसका प्राइवेट वैल्यू होगा कि सोशल वैल्यू होगा? प्राइवेट वैल्यू कैसे? यस, वो मेरे काम आ रहा है, हम खेल रहे हैं, हम मनोरंजन कर रहे हैं अपना, मेरे काम आ रहा है, और किसी के काम नहीं आ रहा। हाँ बस, हाँ, ठीक है, ओके। नीड्स टू बी प्रोवाइडेड एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस और इवन फ्री ऑफ कॉस्ट। पीपल डू नॉट वांट टू पे फॉर दिस। अगेन इनिशियल स्टेजेस ऑफ द कंट्री का बात कर रहे हैं अपने। ऐसा नहीं कि एजुकेशन फ्री में मिल जाएगा तुम लोग को, हेल्थ फ्री में मिल जाएगा, बट जो पुअर पीपल है दे वांट दिस या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या तो एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। तो वही है भाई, प्राइवेट सेक्टर नॉट, नहीं घुसेगा प्राइवेट सेक्टर इसमें, तो गवर्नमेंट को घुसना पड़ता है। नेक्स्ट आओ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आओ। इंडिया में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का प्रीडोमिनेंसी है। व्हाट इज प्रीडोमिनेंट? सिग्निफिकेंट, सबसे ऊपर में है। सबसे ज्यादा लोग इंडिया में कहां से पैसा उठा रहे हैं? एग्रीकल्चर से, उसके बाद सर्विस सेक्टर से, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर से। हाँ, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया का बात कर रहे हैं अपने, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो। एग्रीकल्चर क्या है? बैकबोन है, एग्रीकल्चर बैकबोन है। तो क्या होगा? स्टेट पॉजिटिव रोल इन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जब इतना लोग किसमें इन्वॉल्व है बच्चों? एग्रीकल्चर में। तो गवर्नमेंट को उनको हेल्प करना चाहिए। तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगा, उनका दो चीज बढ़ा के, एक प्रोडक्टिविटी को और एक प्रोडक्शन। ठीक है,
इवन दो बच्चों एग्रीकल्चर प्राइवेटली ओन्ड है, तो मतलब समझ में आता है। और उसका सोशल वैल्यू मतलब किसान लोग का ही तो है किसान वो लोग का है, तो खेती बाड़ी। एग्रीकल्चर किसान लोग का है, और किसान तो प्राइवेट है, किसान तो गवर्नमेंट नहीं हुआ। जैसे हम किसान ही बन गए, किसान बन गए, हम एक लैंड लेके वहां पे हल चला रहे हैं या चलवा रहे हैं। हाँ, तो वो प्राइवेटली ओन्ड हो गया, तो इट्स नॉट गवर्नमेंट। चलो। एग्रीकल्चर इसका सोशल वैल्यू भी है, क्योंकि काम तो सबकी आ रहा है एग्रीकल्चर। जो खरीदेगा उसके काम आएगा ना। सर बोलो। आप बोले थे कि ये पहले एग्रीकल्चर आता है फिर टर्शरी आता है फिर इंडस्ट्री आता है, वो मतलब पहले टर्शरी पहले तो इंडस्ट्री आना चाहिए। इंडिया में ही तो प्रॉब्लम हुआ ना, चाइना तभी तो आगे निकल गया। नॉर्मली कंट्रीज का डेवलपमेंट कैसे होता है कि वहां के लोग, हर कंट्री शुरू से किसमें था, एग्रीकल्चर में। हम लोग सब लोग धरती के क्लोज थे। ऐसे यूएस भी बड़े बड़े कंट्रीज क्या है, एग्रीकल्चर से शिफ्ट किस में मारे, इंडस्ट्रीज से। उससे फिर शिफ्ट मारे किस में, टर्शरी सेक्टर्स में, मतलब सर्विस सेक्टर में। चाइना भी यही किया, पर इंडिया उल्टा काम किया। इंडिया यहां से सीधे सर्विस सेक्टर में शिफ्ट मारा, तो अपने एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बेस्ड सेटअप नहीं कर पाए। तभी अभी भी यहां पे कोई स्टार्टअप करता है ना, तो मशीन से अपना बाहर से मंगाता है, चाइना से स्पेशली। यहाँ बुद्धि है लोगों के, पर यहाँ पे उससे मशीन कैसे बनाए वो बुद्धि नहीं है हमारे पास। चलाए उसको कैसे वो बुद्धि है, पर बनाए कैसे वो बुद्धि नहीं है। बॉलीवुड का टाटा अब ममता का बात मत करो तुम। तो अरे अभी तो रिपोर्ट आया कि 2037 कंपनीज छोड़ के चला गया। हाँ, बहुत सारे कंपनी छोड़ के गए हैं। कुछ की वजह से तो जैसे जैसे तो तो इंडिया में तो उल्टा काम हुआ है। तो भारत मैन्युफैक्चरर भी मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ाना चाहते हैं। आओ, ओके। अब ध्यान दो क्या क्या पॉइंट्स है, कैसे गवर्नमेंट हेल्प करता है। मैंने बोल्ड में लिख दिया ऐसे। एक क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। एक है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। एक है क्रेडिट। क्रेडिट समझ में आ गया, व्हाट इज क्रेडिट, लोन। लोन्स मतलब कम इंटरेस्ट। Next. सेक्टर बनाना। फेयर प्राइसेस, मार्केटिंग एंड स्टोरेज। नेक्स्ट, विलेज इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट ये सब काम करवाता ताकि एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सके, ताकि एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सके। आओ देखते हैं, ठीक है। प्रणव यहां तक फॉलो किया सब। लैंड रिफॉर्म्स, रिफॉर्म का मतलब समझ में आता है, चेंज तो वो चेंज ही लिख देते हैं अपने। चेंज उसको पूरी तरीके से एकदम चेंज कर देना है उसको। लैंड रिफॉर्म्स मतलब हो गया ह्यूज चेंज, मतलब चेंज नहीं, एकदम ह्यूज चेंज। मैंने ऐसा चेंज जो आज तक सुना नहीं गया, उसको बोलते रिफॉर्म्स। जैसे कल तक से लड़का लड़की शादी करते थे, अब कोई भी शादी कर सकता है, तो ये चेंज नहीं है, ये क्या है, रिफॉर्म है। ये एक रिफॉर्म हो गया, उस हिसाब से है ये चीज। क्या क्या रिफॉर्म्स आ गया है, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक लैंडलॉर्ड्स। तो बचपन में पढ़ा है क्या, जमींदारी सिस्टम, तो वही है। हाँ, आप मतलब लैंड में वो दे रहे थे ना चलवा रहे हो जैसा अच्छा वो वाला, हाँ। वो हाँ, जमींदारी वो जमींदारी हो गया। सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर। सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया, डिपॉजिट। जब तुम कोई जगह रेंट में लेते हो, तुमको डिपॉजिट देना पड़ता है, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया जो भी है, कि भाई तुम एक सिक्योरिटी रख रहे हो मेरे पास, ताकि मेरे फ्लैट को अच्छे से यूज करो। फिक्सेशन ऑफ लैंड रेंट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, लैंड सीलिंग एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स है जो गवर्नमेंट करता है। क्या क्या है वो देखते हैं, सब बता रहे हैं, देखो समझो पहले। इंटरमीडियरीज लाइक लैंडलॉर्ड्स को अबॉलिश कर दिया गया, मतलब जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया। सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर, जो डिपॉजिट लिया जाता था फार्मर से, वो बहुत obnoxious था, बहुत ज्यादा था, अब उसको वो कम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, फिक्सेशन ऑफ लैंड रेंट, जो लगान, तुम हमको 2 गुना लगान देगा। लगान पिक्चर देखा है तुमने तो पता होगा। तो लगान फिक्स नहीं था उनका, रेंट फिक्स नहीं था, रेंट वॉज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन। कुछ भी था वो चीज, कि प्रोडक्शन के ऊपर तुम्हारा इतना रुपया लेंगे या इतना हम अनाज लेंगे, ऐसे वैसे करके था। देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट साइंड।
तो कौन उस चीज में खतरे में रहता था हमेशा? फार्मर्स। और ब्रिटिशर्स तो हैप्पी थे। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब क्या हो गया कि बहुत छोटे 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 फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स थे। सब में फेंस लगाया हुआ है अलग से अपना, सब में कहीं नाला जा रहा है कहीं नाला नहीं जा रहा है वगैरह वगैरह। व्हाट इज कंसोलिडेशन? सबको ऐड कर देना, सबको ऐड कर देना। हाँ, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब तोड़ देना, और कंसोलिडेशन मतलब जोड़ देना। तो ऐसा काम कर लो भाई कि ये जो भी लैंड है, ये तीन फार्मर्स खरीद ले आपस में, डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो ये तीन फार्मर्स के पास बड़े बड़े लैंड हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट कैसे करे? गवर्नमेंट कराता था, ऐसे रूल्स पास किया था, ये तुम लोग 12 में देखेगा। जो किस किस तरीके से वो किया वो सब 12 में देखेगा। नहीं नहीं, तुम लोग तो आईएससी में रहेगा ना, तुम लोग 11 में देखेगा। और आता है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग भी गजब चीज था। बड़े बड़े फार्मर्स के पास मान लो इतना लैंड था, गवर्नमेंट लगा दिया लैंड सीलिंग। अब इसका मतलब क्या है? तुम यही लैंड ओन करोगे कल से, और ये जो लैंड है किसका हो जाएगा? गवर्नमेंट का। ये लैंड हो जाएगा गवर्नमेंट का। क्यों मतलब कि ऐसा क्योंकि देखो लैंड है ना, किसी का नहीं था। लैंड ब्रिटिश लोग हड़प चुके थे 200 साल से, और वो लैंड खुद नहीं चलाकर जमींदार को, वहां पपेट्स को रख के रखे थे जो उनके बिहाफ में चलाता था। तो जमींदार क्या ओनर्स थे क्या वहां के लैंड के? नहीं, जमींदार बस पपेट्स थे ब्रिटिश के। अब ब्रिटिश तो छोड़ के चला गया इंडिया, तो जमींदार लोग पूरा लैंड हड़प लिया। ये तो हमारा लैंड है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? जमींदार का लैंड नहीं था, पर हड़प लिया कि हमारा लैंड है ये। तब गवर्नमेंट ये सब रूल्स लेके आया। गवर्नमेंट बोला कि 1 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के नाम पे भी नहीं होना चाहिए। तो जो गरीब फार्मर्स थे, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा था फिर? जो एक्स्ट्रा लैंड था, जो सरप्लस लैंड था, वो उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 1 एकड़ तुम रखो, 1 एकड़ तुम रखो, ऐसे कर करके। समझ में आ रहा है? ये चीज क्वालिटी ला रहा था। इक्वालिटी लाने के लिए। और ढंग से तुम लोग जानेगा इसको क्लास 11 में, जहां एक चैप्टर ही आएगा इस चीज को लेकर। चलो ओके आओ। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स मतलब टेक्नोलॉजी में चेंजेस लेकर आओ। जैसे सीड्स, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, करेक्ट। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये मेक्सिको से लाया गया था। फर्टिलाइजर्स, कल्टीवेशन मेथड्स थोड़ा एडवांस लाए, इरिगेशन फैसिलिटीज थोड़ा अच्छा करे, ताकि वो इंद्र देवता के मर्सी पे नहीं रहे हर दिन। बरसों मेघा बरसों मेघा। नेक्स्ट, क्रेडिट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत फार्मर्स अपने जीवन में सुसाइड किए हुए हैं जस्ट बिकॉज दे गॉट स्टक इन व्हाट? डेट ट्रैप। कभी सुना डेट ट्रैप तुम लोग? मन इतना गंदा फालतू कॉन्सेप्ट था ये। अगर तुम सुसाइड भी कर लेते हो, तुम्हारे पापा को चुकाना पड़ेगा, दादा को चुकाना पड़ेगा। या दादा लोन लिए थे तो पापा को चुकाना पड़ेगा, वो भी नहीं चुका पाए तो बच्चा को चुकाना पड़ेगा। पीढ़ियों तक चलता जाएगा वो चीज, और हर साल इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा उसमें, वो भी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट के ऐसे सारे सिस्टम्स को हटा दिया, गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्रेडिट लाया टू स्मॉल फार्मर्स ऑन इजी टर्म्स, ताकि किसके चंगुल से बचा सके फार्मर्स को? मनी लेंडर्स। तुम लोग के मर्चेंट ऑफ वेनिस था क्या? तो भाई ऐसा थोड़ा हिस्ट्री में चलता है। फ्री themselves फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। ये भी तुम लोग ढंग से 11 में देखोगे। इस पर भी एक अलग चैप्टर है, रूरल डेवलपमेंट बोल के। नेक्स्ट, रिप्लाई करना है चैप्टर। ये जो तुम लोग पढ़ाए ना, तुम लोग दिखाते हैं। आ गया रे दादा, इसमें था कि किसने रखे हुए चीजों का? तो ये रहा। 11 में तुम लोग जानोगे ये चीज के बारे में। ये रहा रूरल क्रेडिट। लिखा है ना तुम लोग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, तो यही है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोर्सेज। और ये है चंगुलबाज। इसमें रिलेटिव्स को काट देंगे अपने, नहीं तो वो हमारा काट देंगे। चलो ओके आओ। कहाँ गया तुम लोग का? हम्म,
फेयर प्राइसेस, गवर्नमेंट दिलवाता है फेयर प्राइसेस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? क्या बोलते हैं इसको? बेसिकली वो जो गवर्नमेंट ऐसा करता है कि इसके अगर किसी को खरीदना है तो वो इसके एक प्राइस सेट होता है, उसके प्राइस के नीचे नहीं खरीद सकता। बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं अपने एमएसपी, अभी इसके चक्कर में तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट तुम्हारा अनाज उगने के पहले ही तुमको बोल देगा कि हम इतना रुपए में तुमसे खरीदेंगे। अगर तुम मार्केट में अच्छा रेट मिले तो वहां बेचो, नहीं बिके तो मेरे पास ऑलवेज ये ऑफर रेडी है इतना रुपया में। बेस्ट चीज है एकदम। मार्केटिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, इस पे भी एक चैप्टर रहेगा। मार्केटिंग फैसिलिटीज मतलब बेसिकली फार्मर से कैसे सामान कंज्यूमर्स तक पहुंचे। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा अनाज पूरा रॉटन हो जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्टेप्स ले रहा है विलेज में ही इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। नॉर्मली लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर पता है कहां आ रहे हैं? अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ते जा रहा है, उससे बढ़िया गवर्नमेंट क्या कर रहा है? विलेज में ही छोटा मोटा इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हेल्प कर देता है कि 10 महिलाएं स्विंग मशीन लेके बैठ गई और सिले जा रही है दिन रात, तो वो क्या बोलेंगे? अपने विलेज इंडस्ट्री। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री भी होता है, ब्रेड को भी मुक्का और कोनी से मार मार के उन लोग क्या बनाता है विलेज इंडस्ट्री में। रीजनल डिस्पैरिटीज को बैलेंस करने के लिए। तुम कुछ बोल रहा था क्या? लास्ट जो आज पढ़ेंगे, पर टाइम है क्या अपने पास? हो जाएगा। आओ, जब एग्रीकल्चर पढ़े तो इंडस्ट्रीज सुना दूर रहेगा। आओ बेटा इंडस्ट्रीज में। ओके, इंडिया जब आजाद हुआ था सबसे पहले दरकार था बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। आयरन एंड स्टील सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सब बात एक तरफ। स्टार्टिंग में जो भी ग्रोथ फैलाना है तुमको, उसके पहले क्या चाहिए तुमको? आयरन एंड स्टील। हर जगह लगेगा आयरन एंड स्टील, हर जगह। तो उसके लिए यू वांट दैट इंडस्ट्री टू डेवलप फर्स्ट, है ना? तो सबसे पहले जरूरी था, मैं गोल करा देता हूं, बेसिक हेवी इंडस्ट्रीज। बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज जैसे क्या क्या हो गया इसमें? आयरन एंड स्टील सबसे इंपॉर्टेंट, आयरन एंड स्टील। हेवी इंजीनियरिंग, यू नो व्हाट इज हेवी इंजीनियरिंग? जेसीबी, क्रेन वगैरह जो होता है एकदम। केमिकल्स हो गया, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाता है, बेस बनाता है ये स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। माने पहले ये सब कंपनीज, ये सब इंडस्ट्रीज बनेंगे, उसके बाद ही और कुछ बन सकता है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाता है। पर प्रॉब्लम क्या है इन इंडस्ट्रीज में? रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट घुसेगा क्या? मतलब उस पहले का बात कर रहे हैं अपने, नहीं घुसेगा। एंड इट ऑल्सो ऐसा लिखा हुआ है ना, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। तो भाई इस इंडस्ट्रीज को डेवलप किसको करना होगा फिर? पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ेगा। द प्राइवेट एंटरप्राइज इज रिलक्टेंट, अंडरटेकन ओनली बाय द गवर्नमेंट। अंडरटेकन ओनली बाय द गवर्नमेंट। रिलक्टेंट मतलब उसको मन नहीं करता, हेजिटेशन, हेजिटेशन, ठीक है ना? क्या जो डेवलप तो गवर्नमेंट का कौन सा आयरन स्टील का था? गवर्नमेंट का कुछ कोई टिस्को, इसको गवर्नमेंट टाटा। टिस्को टाटा का है। हाँ, इसको टाटा तो आयरन सेल है क्या? सेल है शायद, सेल होगा, ऐसे आई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसा कुछ तो रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। वो मेन था उसमें। पहले से अभी बहुत चेंजेस आए हैं। हो सकता है पहले भी ऐसा कोई कंपनी हो गवर्नमेंट का जो वो वाइंड अप कर दिया। बहुत डायनामिक चीज है ना ये सब। हाँ, टिस्को तुम्हारा टाटा का इसको होगा। खरीद लिया होगा। ओके, नेक्स्ट आओ। अब एक और अच्छा पॉइंट देखेंगे अपने। एक एक्सपोर्ट को लेकर पॉइंट देखना है और एक इंपोर्ट को लेकर। मेरे को बताओ तुम लोग, व्हाट इज एक्सपोर्ट? फॉरेन बाहर बेच रहे हैं, और इंपोर्ट बाहर से मंगा रहे हैं। कौन सा चीज बेटर रहेगा? एक्सपोर्ट करना। तो हम हमेशा चाहेंगे, बच्चों फॉलो करना, हम हमेशा चाहेंगे कि एक्सपोर्ट हमारे देश से बढ़े। इसका मतलब क्या होगा? बाकी सारा कंट्रीज हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, और हम हमेशा चाहेंगे इंपोर्ट क्या हो? घटे, इंपोर्ट हम कम कराएं। लाइक से फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं
कि हम लोग ना ऐसी असम्पशन ले रहे हैं कि हम लोग कॉटन बाहर से बहुत इंपोर्ट कराते थे। कॉटन हम बाहर से बहुत इंपोर्ट कराते थे, ठीक है, क्लियर। अब अगर तुम बोल दो सामने वाली कंट्री को कि हम तुम्हारे यहां से कॉटन नहीं मंगाएंगे अब, तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, तुम्हारे पीछे क्या है, सेटअप होना चाहिए कॉटन का, है ना। तुम्हारे कंट्री में कॉटन प्रोडक्शन होना चाहिए, जिस बेसिस पे, जिस हेकड़ी से तुम सामने वाले को बोल पाओ कि अब कल से हम तुम्हारा कॉटन नहीं खरीदेंगे। समझ में आ रहा है। तो तुम इंपोर्ट बंद करा दो, उसके पहले क्या करना है तुमको, अपना डोमेस्टिक बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्ड करना है। क्लियर। इसको अपने बोलेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसको अपने बोलेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। लिखा हुआ है प्रणव बुक में, नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक वर्ड का मतलब बताओ। एक, रिप्लेस। एक वर्ड का मतलब क्या, रिप्लेसमेंट। तो इंपोर्ट हम रिप्लेस करेंगे। इंपोर्ट्स को किससे रिप्लेस करेंगे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स से, इन हाउस, इन कंट्री मैन्युफैक्चरिंग से। हाँ, मेड इन इंडिया। मेड इन चाइना को अपने कम करेंगे, पर उसके पहले अपने को मेड इन इंडिया को बढ़ाना होगा। दैट इज द स्टोरी। अब तो हाँ, गवर्नमेंट चाह रहा है कि हम लोग क्या करें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें एंड इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें। क्या होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रीज वुड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ कोर्स। ऐसे इंडस्ट्रीज बनाओ जो सिर्फ क्या सामान बना रहे हो, एक्सपोर्टेबल सामान बना रहे हो। बाहर तुम बेचोगे, तुम्हारे पास पता है क्या आएगा, फॉरेन करेंसी, डॉलर्स आएगा तुम्हारे पास। अर्न प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज। तभी तो आरबीआई के पास अभी $600 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है। जब वो लोग फॉरेन एक्सचेंज जाके मतलब गवर्नमेंट को देते हैं, फिर वो लोग पैसा देता है नॉर्मल। हाँ, मतलब हम एक्सपोर्टर है, मान लो मेरे पास डॉलर्स आ रहे हैं, हम आरबीआई के पास जमा करा देंगे, वो मेरे को आईएनआर दे देगा। नॉर्मल बैंक के पास। बैंक के पास भी कर सकते हैं, पर ज्यादा ह्यूज अगर अमाउंट हो तो आरबीआई से। आरबीआई का तो डायरेक्ट डील नहीं होता। देखो ये सब में हो जाता है, एक्सपोर्टर के साथ करता है हम लोग, मतलब पब्लिक में तो हम लोग से नहीं करता है वैसे। एक्सपोर्टर का बात अलग है। ह्यूज फंड्स अगर हो, थोड़ा बहुत तो बैंक से कर देगा, पर ह्यूज फंड्स हो तो आरबीआई से करता है थ्रू एक्सचेंज कंट्रोल्स। आओ, अर्न प्रीशियस। हाँ, इसका भी चैप्टर होगा कोई? नहीं उसका कोई चैप्टर नहीं है, बस फॉरेन एक्सचेंज रेट को लेकर चैप्टर है 12 में तुम लोग के। नेक्स्ट, अब बात आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम लोग क्यों चाहेंगे इंपोर्ट्स को रिप्लेस करना, ताकि हम बाहरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। आज पकड़ लो, हमारा राइस व्हीट पाकिस्तान से आ रहा था कल तक, तो वी आर ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ पाकिस्तान, है ना। नहीं तो खाना बंद कर देगा हमारा वो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब ओवर। इसका बेनिफिट क्या होगा, टू अचीव आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट आओ, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी हेल्प करेगा, क्या बनाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाकर, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस फैसिलिटीज, क्या क्या फैसिलिटी देगा वो देखते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा पावर, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंसेस, एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, कैपिटल इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्निकल नो हाउ। व्हाट इज टेक्निकल नो हाउ, मतलब टेक्नोलॉजिकल वो मतलब टेक्नोलॉजी मतलब उसका क्या मतलब उसका मतलब इतना बोल रहे हो तुम, इसका बेसिकली इसका टेक्निक्स पता है। नॉलेज। मशीन का नॉलेज। ना तो मतलब में तुम हकला रहा था बस, नॉलेज, है ना। तुम्हारे हाथ मशीनरी लग जाए पर तुमको उसको ऑपरेट ही करना नहीं आए, तो घर में विस्फोट हो सकता है। तभी मैनुअल आता है हर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के साथ, है ना। उसको बोलते हैं टेक्निकल नो हाउ। नेक्स्ट, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ऐसे ऊपर पढ़े थे ना अपने विलेज इंडस्ट्रीज, तो वैसे कुछ पॉइंट है। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब कहां सेटअप होगा, विलेजेस में एंड बैकवर्ड रीजन्स में, ठीक है ना। ये सब सेट होगा एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, ताकि बैलेंस डेवलपमेंट हो सके इन ऑल द रीजन्स। तो तुम उस समय बोला था
कि रीजनल इम्बैलेंस को, डिस्पैरिटी को imbalance. बैलेंस करना, है ना। इसका बेनिफिट एक और क्या होता है, इट इज लेबर इंटेंसिव। व्हाट इज लेबर इंटेंसिव? लेबर ज्यादा लेगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा लोगों को, है ना, एंड रिक्वायर मच लेस कैपिटल। आज लार्ज लार्ज इंडस्ट्रीज में भयंकर भयंकर रुपया चाहिए खड़ा करने के लिए, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम रुपया चाहिए, 5 लाख 10 लाख में भी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो आज बच्चों आपने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं वैसे, बोलना, बोलो पहला पॉइंट क्या है? प्रमोटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है ना? तो 5 याद हो गया तो आगे नहीं पढ़ेंगे और इसमें। That's it for today. Take care. See ya. Bye bye.